आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि अगर उन्हें आप रीफ्रेम करें तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। याद रखिएगा, जीवन में जो आम आदमी है वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन खास आदमी उन अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देकर उसको रिफ्रेम कर देता है। अगर मैं आम और खास में बात देखता हूं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम दोनों के पास वही वीकनेस, वही चैलेंजेस हैं। कई बार लोगों के लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी किसी को पैसे की ज़रूरत है, कभी किसी को फिट बॉडी की ज़रूरत है। तो जो तुम्हारा पर्पस है, ओवरऑल पर्पस, वो कैसे डिफाइन करें? कोई भी जीवन में अगर एक मेंटली या इमोशनल कोई आपके ऊपर सुनामी आ जाती है तो कई बार मैंने देखा लोगों को कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या आत्महत्या करने पर वो कमिटेड रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मेंटली और इमोशनली बहुत अपनी वेलनेस को एंजॉय करें। मिल्क हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सेकेंडरी की हमें नहीं खानी चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए? मुझे मालूम है कि बहुत सारे निगेटिव कमेंट आएंगे, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब मैंने एनएलपी को सीखा था तब मैंने पहली बात ये सीखी थी कि ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी बताएगी कि मुझे किस डाइट को लेना है, न कि मेरा डाइटिशियन। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। आज एक बहुत अच्छा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए। हमने कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया कि हम कैसे, हमारी देश की जो सर्विसेज हैं वो कैसे चल रही हैं, कैसे देश इम्प्रूव हो सकता है, क्या क्या कमियां हैं, टेक्नोलॉजी कहाँ इम्प्रूव हो सकती है। बट सबसे पहले जो उसमें पार्ट ऑफ पिलर है वो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट। हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ में हम काफ़ी कुछ आपसे आज जानना चाहेंगे कि कैसे एक इंसान आज के टाइम में अपनी किन किन चीज़ों पे फोकस करके एक फुलफिलिंग लाइफ, अपनी हेल्थ को लेके, अपने माइंड को लेके, अपने आप को 100% एफिशिएंसी पे ला सकता है, ताकि वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर सके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू द चैनल। थैंक यू। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम ग्रो करना चाहते हैं सोसाइटी में या कंट्री में, तो हमें इंडिविजुअल लेवल पर ग्रो करना होगा। कई बार हम ये कहते हैं कि जंगल बचाओ पर पेड़ काटते रहते हैं। कई बार हम कहते हैं सोसाइटी ठीक करो, लेकिन इंडिविजुअल जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो हर इंडिविजुअल को ठीक होना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। माइंड के ऊपर भी काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको 4 या 5 जगहों पर काम करना पड़ेगा, ताकि आपका इनर अलाइनमेंट हो जाए। हर इंडिविजुअल को जब भी ग्रोथ करनी है तो उसके पास एक पर्पज़ होना चाहिए, वो ग्रोथ क्यों करना चाह रहा है। आपके पास हमेशा एक मिशन होना चाहिए, पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़ जो है आपको डायरेक्शन देता है। दूसरा वर्ड है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पहचान क्या होनी चाहिए। मैं पर्पज़ तो मेरा हो गया कि मैं समाज सेवा करूं, पर अंदर से मैं मान लेता हूं क्रिमिनल हूं, या अंदर से मैं डिप्रेस्ड आदमी हूं, अंदर से मैं मान लेता हूं कि स्ट्रेस्ड हूं, अंदर से मैं कह रहा हूं कि जी मैं तो अनवांटेड हूँ इस सोसाइटी में, तो मैं एक बड़े पर्पज़ को पूरा नहीं कर पाऊंगा। यानी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी के ऊपर काम करना होगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में पर्पज़ और आइडेंटिटी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो आपका पर्पज़ है वही आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है वैल्यूज़। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हर इंडिविजुअल को जानना चाहिए। हमें यही नहीं पता मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर हमें ये नहीं पता होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम कुछ भी चीज़ को इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। हमारा कभी भी टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, प्रायोरिटी मैनेजमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर मुझे पता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट स्वस्थ रहना है, तो मैं चेक करूँगा कि मैं खाने में क्या खा रहा हूँ, मैं कौन से विचारों को ले रहा हूँ। और चौथी चीज़ है कि अगर हम किसी भी जगह पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सोसाइटी में, कंट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, यानी कि हम किन किन चीज़ों को बिलीव करते हैं। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम आपको कंप्लीट गाइड करता है किस दिशा में आप जाएंगे और किस तरह से आप करेंगे। लेकिन इस बिलीफ सिस्टम को बनाने के लिए भी हर इंडिविजुअल को 3 जगह काम करना चाहिए। पहली चीज़ है कि कई बार हमारे बिलीफ को बचपन में तोड़ दिया जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो पॉसिबल वर्ड है, ये पी फॉर पॉसिबल है। पहला जो हमें चीज़ें रोकती है वो ये रोकती है कि जब हमें पता चलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर आपका इस बिलीफ को तोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है रेफरेंसेस। अवेकन द जायंट ऑफ विदिन, अवेकन द जायंट विदिन नाम की एक बुक है जिसका ऑथर है टोनी रॉबिन्स या एंथोनी रॉबिन्स। तो उन्होंने आप समझ लीजिएगा कि इसी मैं बिलीफ को तोड़ने के लिए एक चैप्टर लिखा है, उसका नाम है रेफरेंसेस। तो आदित्य, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए, और वो रेफरेंस आते हैं हमारे पास बायोग्राफी से।
ऑटोबायोग्राफी जब आप पढ़ते हैं कि फ़लाँ आदमी ने कैसे रिकवर किया सिचुएशन में या बाउंस बैक किया, तो जितने ज़्यादा आपके पास रेफरेंसेस होंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होगा लाइफ का। दूसरी बात है कि माइंड में आपके पास पॉसिबिलिटीज़ के बाद है एबिलिटी, PAW, तीन वर्ड पर आएगा टोटल। तो A फॉर एबिलिटीज़। कई बार लोगों को खुद के ऊपर एक डाउट होने लगता है, ये मुझसे नहीं होगा, और ये डाउट भी आपका नहीं है, ये लोगों ने आपके ऊपर डाल रखा है और आप उसे वहाँ से फाइनल कर लेते हो अपनी आइडेंटिटी में कि ये पॉसिबल तो है पर मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। फिर आपको देखना चाहिए कि मेरे से कमज़ोर लोगों ने इस काम को कर लिया है, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे आगे बढ़ना हो, चाहे खुश रहना हो, चाहे अपने परिवार को बढ़िया करना हो। और तीसरा वर्ड है यहाँ पर W का मतलब है वर्दीनेस। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि ये पॉसिबल है मेरे लिए पैसा कमाना, ग्रो करना, बढ़िया बनना, लाइफ जीना, और मैं इसके लिए एबल भी हूँ, सक्षम भी हूँ, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। तो लायक होने की फीलिंग हमारे माइंड के अंदर बहुत गहराई तक पड़ी होती है, और इस लायक होने की फीलिंग को हम बचपन में खो देते हैं कई बार, क्योंकि हमें कई बार बताया जाता है आपसे ये भी नहीं हुआ, आपसे ये भी अच्छा नहीं लिखा जाता, आपसे ये भी अच्छा नहीं हुआ, आपने ये गलती कर दी, और हमारी वर्दीनेस धीरे धीरे मरने लगती है। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो माइंड में यही आपको सुधार करना होगा आदित्य, कि आप अपने पर्पज़ के साथ जिएं, पहचान को बेहतर करें, अपनी वैल्यूज़ को बेहतर करें, अपनी बिलीफ सिस्टम को बदलें कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, बाकी लोगों के लिए तो मेरे लिए भी हो सकती हैं, बाकी लोगों ने इस काम को किया तो मैं भी कर सकता हूँ, और बाकी लोग भी वर्दी हैं, यानी कि लायक हैं, तो मैं भी इसके लायक हूँ, बड़े पैसे के लिए लायक हूँ, मैं बड़े रिश्तों के लिए लायक हूँ, मैं खूबसूरत फ्यूचर के लिए मैं लायक हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ। सर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन के ये सब चीज़ें। इसमें जैसे आपने PAW की बात की, तो इसमें अपने आप को चेंज करने की जो ज़रूरत है, आपने बताया कि सपोज़ P पे हमें काम करना है, या फिर एबिलिटीज़ पे काम करना है, या फिर वर्दीनेस पे काम करना है, तो इसमें कुछ अपनी जो पर्सनैलिटी है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। बट अगर कोई इंसान गलत डायरेक्शन में है, लेट्स से कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया बट वो काम मेरे लिए ठीक ही नहीं है, ठीक है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ बट मुझे मे बी मेरा फ्यूचर या फिर मेरी जो वैल्यूज़ है वो किसी और चीज़ से अलाइन करती है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ये मेरे लिए ठीक नहीं है बट मुझे कुछ और पैरेलल चीज़ करके देखनी चाहिए? हमारे NLP में एक वर्ड होता है सेंसरी एक्विटी। सेंसरी एक्विटी का मतलब होता है कि जो आपकी सेंसेस हैं वो उसकी एक्यूरेटनेस को कभी पकड़ने की कोशिश करिएगा। हम कई बार लोगों से डिसीजंस की बात करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और हम अपने मन की, हृदय की और अपने गट की नहीं सुनते हैं। आपके पास 3 तरह का ब्रेन है, माइंड ब्रेन जिसको आप हेड ब्रेन कहते हैं, हार्ट ब्रेन जहाँ पर इमोशंस रहती हैं, और हमारा गट ब्रेन जो हमें इंस्टिंक्ट देता है। याद रखिएगा आपका जो हेड ब्रेन है वो कई बार बहुत खूबसूरत भी और अनवांटेड पिक्चर बना सकता है। मान लेते हैं वो पिक्चर बना रहा है कि मैं तो हिमालय से कूदूंगा, वो पिक्चर बना सकता है, लेकिन इमीडिएटली आपका हार्ट कहेगा कि नहीं ये पॉसिबल, ये ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए आप अपने हार्ट को नहीं सुनते कई बार, और जब आप इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट होता है तो हमारा तीसरा ब्रेन है जहाँ पर हम गट ब्रेन कहते हैं, वो दूसरे ब्रेन के नाम से पॉपुलर है, ये इंस्टिंक्ट देता है। याद रखिएगा सेंसरी एक्विटी का मतलब है कि आप अपनी सेंसेस से देखें कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो आपको पता है कार चलाते हुए कि अब कौन सा टाउन आएगा, इस टाउन के बगल में से अगर मैं निकलूँगा तो कौन सा रेस्टोरेंट आएगा। अगर वो रेस्टोरेंट नहीं आ रहा, वो टाउन नहीं आ रहा, तो आप फिर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों? अगर फिर भी आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंखें बंद है, आप सो रहे हैं, और आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ये जानते हो कि वो शायद ठीक चल रहा है। लेकिन जब आपकी आंखें खुली रहेंगी तो आपकी जो आंखों की सेंसेस हैं वो बता देगी कि वो रोड नहीं है जो देहरादून जाती है दिल्ली से। तो आपके पास इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा है। आपकी माइंड और आपकी बॉडी की जो इंटेलिजेंस है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी काम को करते हुए आप और माइंड को, अगर आप माइंडफुलनेस के साथ जिएं और देखें कि ये मुझे क्या सिग्नल दे रहे हैं, तो आपकी माइंड और आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने के लिए तैयार है कि आप गलत रास्ते पर हैं। और इतना ही नहीं, आपका माइंड आपको ये भी फीलिंग या ये इंस्टिंक्ट दे देगा गट से कि आपको क्या बदलाव करने चाहिए। बस यहीं पर लोग गड़बड़ कर देते हैं। मैं कई बार लोगों से इसी की बात करता हूँ कि भाई आप अपने गट की सुने, आप अपने माइंड की सुने, आप अपने हार्ट की सुने, और अगर आप इनकी नहीं सुनते हैं और फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं, इट कॉजेज द इंटरनल स्ट्रेस। यही आपके अंदर आंतरिक तनाव का कारण बनता है,
इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए, पर ऊंचाई पर जाकर उन्होंने कई बीमारियां भी पकड़ ली, बिकॉज उन्होंने इंटरनल कॉन्ग्रुएंस को नहीं बनाए रखा। इंटरनल कॉन्ग्रुएंस का मतलब है आंतरिक एक रूपता। इसलिए जरूरी है कि आप पूरी तरह से आंखों को खुला रखें। मेरे मेंटोर कहा करते थे, नेतृत्व की परिभाषा क्या है? लीडरशिप कहते हैं। वो कहते हैं एक ही तो है, जब नेत्र आपके तत्व हों, यानी कि आपकी आंखें खुली हों, यानी कि आपकी सेंसेस पूरी तरह से चीज़ों को गेन कर रही हों और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हों। तो सर जैसे आपने बोला कि हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड है, हमें सिग्नल्स देता है, ठीक है, बट साथ ही में हमने ये भी बात की कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रोग्रामिंग है, इंटरनल प्रोग्रामिंग, वो भी थोड़ी हिली हुई है, बोलेंगे कि मे बी वो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, मे बी वो हमें डाउटफुल रख रही है, वर्दीनेस हमारी बता रही है नहीं है। तो वो हम सही चीज़ कैसे पिक करें? एक तरफ हमारा माइंड ये भी कहता है कि सपोज हम उसको प्रोग्राम करें कि भाई मैं वर्दी हूँ, मैं इसके एबिलिटी भी है मेरे अंदर और मैं इसको अचीव करने के लिए फुल एफर्ट डालूँ। एक तरफ जो माइंड मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि नहीं, शायद हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ में से कौन सी फीलिंग को पकड़ें, कौन सी फीलिंग सही है? जो आप बॉडी माइंड कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी चीज़ सही है? देखिए, एक समय पर आपका माइंड हजारों आपको ऑप्शन दे सकता है, ये नहीं करना, ये करना, ये करना है तो ये नहीं करना। उसके बाद आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप बचपन से किस तरह से ट्रेंड किए गए, किस सोसाइटी में, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक चीज़ को करना होगा कि दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर एक, आपका पर्पज़ क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, ये तय करेगा। ये नहीं कि अब मान लेते हैं मुझे जाना ही दिल्ली से जयपुर जाना है, तो अब मेरे पास क्लियर हो गया कि मेरा गोल है कि मुझे जयपुर पहुंचना है। और जयपुर क्यों पहुंचना है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसका वाई मुझे क्लियर है, उसके कारण मुझे क्लियर है। अब उसके बाद आएगा कि मैं गाड़ी चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, मैं जयपुर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इंटरनल वर्ल्ड में जाकर देखें कि आपको क्या रोकता है, और उसके लिए आपको सिर्फ अपना इंटरनल सॉर्ट करना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। और एक छोटा सा मैं खाका बनाता हूँ या मैं एक फॉर्मूला लोगों को सिखाता हूँ, व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई वांट। मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए। जब भी आप इस लिस्ट को बनाएंगे तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। कई बार आप इसलिए रुक जाते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को ही ऑडिट नहीं करते लाइफ में। ये उस हाथी की तरह है कि जिसको एक रस्सी से बांध दिया और चेयर से बांध दिया क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो गई। हम सब इसी हाथी की तरह बंधे हुए हैं। अगर आप कभी भी इस कंडीशनिंग को तोड़ना चाहें तो पहला रूल है, पहला एक पेपर निकालिए और उस पर लिखिए व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए और मेरे पास है भी। मुझे एक अच्छा परिवार चाहिए, मेरे पास है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। मुझे एक अच्छा एक्सप्रेशन देने की कला आनी चाहिए और मेरे पास है भी, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है। मुझे फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मैं फ्लेक्सिबल भी हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। तो ये मैंने पहले अपनी स्ट्रेंथ लिख ली। जैसे ही मैं अपनी स्ट्रेंथ को लिखूंगा तो मेरे डाउट डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी चीज है कि मेरे पास क्या है, ठीक है ना। व्हाट आई वांट बट आई डोंट हैव, मेरे पास मुझे क्या चाहिए पर मेरे पास जो नहीं है, ये मेरी अपॉर्चुनिटी को तय करता है। अब आप कहेंगे भाई मेरे पास सिक्स पैक बॉडी नहीं है, मेरे पास टोन्ड बॉडी नहीं है, पर मुझे ये चाहिए क्योंकि ये मेरे पर्पज़ को पूरा करेगी, या मुझे लाइफ में जो पर्पज़ पूरा करना है उसमें ये सपोर्ट करेगी। तो अब मेरी बात मेरे लिए गोल्स बन गई। यही मेरी वैल्यूज़ हैं और वैल्यू तय करता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके गोल्स क्या हैं। व्हाट आई वांट बट आई डोंट हैव। अब मैं कह सकता हूं कि आई वांट स्पेनिश, आई वांट टू लर्न, मैं कह सकता हूं फ्रेंच, कोई जरूरत हो सकती है, बट आई डोंट हैव, तो इट बिकम्स माई अपॉर्चुनिटी, इट बिकम्स माई वैल्यूज, इट बिकम्स माई गोल। जैसे ही मैं इन चीज़ों को पूरा करता हूं तो इमीडिएटली मुझे पता चलता है कि मेरे पास ये जो स्ट्रेंथ है इन्हें मैं कहाँ यूज़ करूँगा। इन्हें यूज़ करूँगा कि मेरी जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने है। तीसरी चीज़ इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि विच आई वॉन्ट बट आई डोंट हैव, विच आई डोंट वांट बट आई हैव। तीसरा पेज है कि आई डोंट वांट, मेरे पास जो चीज़ है वो मुझे नहीं चाहिए कुछ एक, लेकिन वो मेरे पास हैं लेकिन चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे पास डायबिटीज़ हो तो मुझे डायबिटीज़ नहीं चाहिए। हो सकता है मेरे पास वो डाउट हो जो मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है मेरे पास वो पास्ट की बेकार की प्रोग्रामिंग हो जो मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है मेरे पास प्रोक्रेस्टिनेशन हो जो नहीं चाहिए। हो सकता है जो मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जो नहीं चाहिए। मीन्स आई हैव बट आई डोंट वांट। ये तीसरा पेज है। ये हमारी वीकनेस है। गड़बड़ ये होती है आदित्य कि ये वीकनेस हमें रोक देती हैं। अगर आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर
काम करेंगे तो यही आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ दे रहा हूँ आज, आपकी वीकनेस नहीं है, बल्कि अगर उन्हें आप रीफ्रेम करें तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। यानी कि जो तीसरा पेज है वो दूसरे पेज में कन्वर्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रोक्रेस्टिनेशन है जो मुझे नहीं चाहिए, तो ये मेरे, अगर मैं इसको रिफ्रेम करूं तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि मुझे टाइम मैनेजमेंट सीखना है और मुझे उस मेंटोर को पकड़ना है जो टाइम मैनेजमेंट सिखाए। मुझे उन किताबों को, उन आदतों को, उन पैटर्न को अपने माइंड में डालना है जो मुझे टाइम मैनेजमेंट या मोटिवेशन सिखा दे। मान लेते हैं आप कहते हैं कि मेरे पास डायबिटीज़ है जो नहीं चाहिए, तो मेरे लिए एकदम से ये अपॉर्चुनिटी होती है, रिफ्रेम करते हैं कि मुझे ऐसी स्किल चाहिए जो मेरे शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल रखे। आप कहते हैं कि मेरे पास स्मोकिंग है जो मुझे नहीं चाहिए, तो इससे मैं या तो रोऊं बैठकर या इसे मैं रिफ्रेम कर लूं। यानी कि जो तीसरा पेज है दूसरे पेज पर आ जाएगा अपॉर्चुनिटी पर, और वो ये है कि मुझे एक ऐसी हेल्थ, मुझे हेल्थ चाहिए जहां पर लोग मुझे लाइव प्यार करें, मेरे होठ पिंक रहें, मेरे गम्स अच्छे रहें, मेरे बच्चों की जो जो हेल्थ है वो बेहतर रहे। तो इमीडिएटली मेरा जो स्मोकिंग है वो रिफ्रेम हो गया है मेरी अपॉर्चुनिटी में। याद रखिएगा, जीवन में जो आम आदमी है वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन खास आदमी उन अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देकर उसको रिफ्रेम कर देता है। अगर मैं आम और खास में बात देखता हूं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम दोनों के पास वही वीकनेस, वही चैलेंजेस हैं, लेकिन एक आम आदमी उस चैलेंज को लेकर फाइनल कर लेता है कि ये मेरे चैलेंजेस है, ये वीकनेस है, इसीलिए मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और मैं अपनी वर्दीनेस को भी यहां पर नहीं ला रहा हूं। लेकिन वही एक जगह आप इमीडिएटली खास बन सकते हैं कि इन अपॉर्चुनिटी को रिफ्रेम करें और इनको आप इन वीकनेसेस को आप रिफ्रेम करें और इनको अपॉर्चुनिटी में बदल दें। और चौथी चीज है व्हाट आई डोंट वांट एंड आई डोंट हैव। ना तो मेरे पास है और ना ही मुझे चाहिए, लेकिन इस चीज का भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैं एक ट्रेनर हूं और यहां पर अगर मेरा गला खराब हो जाए तो मेरी ट्रेनिंग अफेक्टेड होंगी, यस और नो। तो यहां पर मुझे पता है कि मेरे पास गला खराब नहीं होना चाहिए और है भी नहीं, तो मैं अपने गले के लिए पूरी तरह से एक तरह से अलर्ट रहता हूं। क्लियर है? मेरे पास ये बीमारी नहीं है और ना ही मुझे चाहिए, तो ये मेरी थ्रेट है। तो थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए हमेशा। क्या थ्रेट के बारे में पता होना नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे अट्रैक्ट करें? नहीं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई थ्रेट रियलिटी बन जाती है, मान लेते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, ना ही मुझे पीनी है, पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई मैं सिगरेट का एडिक्ट हो जाऊं, तो अब ये मेरी वीकनेस बन जाएगी और वीकनेस को मैं रिफ्रेम करके अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर लूंगा। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास दो ही चीजें हैं जीवन में, या तो स्ट्रेंथ है या अपॉर्चुनिटी है। जो वीकनेस है वो वीकनेस नहीं है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी ही है। जो थ्रेट है वो थ्रेट नहीं है, वो वीकनेस बनेगी और वीकनेस बनकर आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और जीवन में याद रखिएगा, जब भी आप इन दो चीज़ों पर अपना फोकस रखेंगे, यू विल अट्रैक्ट वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। सर वेरी वेल सेड। एक चीज़ सर ऑन द सेम लाइन्स में पूछूंगा कि आपने काफ़ी फोकस किया कि अपना जो गोल है, जो अपना पर्पस है, वो तुम्हारा अगर क्लियर है तो तुम्हारा जो आगे का प्रोसेस है वो बड़ा आसान हो जाएगा। कि जैसे अगर मेरा पर्पस है लेट्स से कि कंट्री की हेल्प करना, कंट्री में जो कंट्रीब्यूट कर सकूं करने की कोशिश, तो उसके बाद मैं अपनी एबिलिटीज़ को या फिर अपनी वर्दीनेस पे काम कर सकता हूँ। मेरे को सिग्नल मिल जाएंगे कि हाँ मेरी एबिलिटीज़ भी मुझे बनानी है और मेरी वर्दीनेस भी है। जो गोल अपना बनाने का जो प्रोसेस है उसके भी कुछ स्टेप्स हैं क्या, कि जो मेरा पर्पस है वो डिफाइन कैसे होगा? क्योंकि कई बार लोगों के लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी किसी को पैसे की ज़रूरत है, कभी किसी को फिट बॉडी की ज़रूरत है, तो जो तुम्हारा पर्पस है, ओवरऑल पर्पस, वो कैसे डिफाइन करें? देखिए, यहाँ पर आप यूँ समझिए कि गोल एक जगह ही नहीं आएगा, वो कई जगह आएगा। हमारे इंडिया में सिर्फ गोल सेटिंग का मतलब ये मानते हैं कि सफलता के लिए जो पैसे हैं वो बढ़ जाएं, वही गोल है। मैं 5 लाइफ को अपना गोल बनाता हूँ हमेशा, और 5 लाइफ में पहली लाइफ है हमारी फिजिकल हेल्थ। जिन पलों में आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी सोच अलग होगी। जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके सोचने का ढंग बदल जाता है, आप अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से सलाह देने लगते हैं। दूसरी आपकी हेल्थ है सोशल हेल्थ। हम सब सोशल एनिमल्स हैं, इसलिए हमें अपनी सोसाइटी में एक जगह चाहिए। हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक बेहतर सोसाइटी को बिलोंग करें, एक बेहतर सोसाइटी में बैठें, और ये हमारी प्रोसेस, ये हमारी दौड़ हमेशा जारी रहती है और रहनी भी चाहिए। तीसरी हेल्थ हमारी फाइनेंशियल हेल्थ। हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए ताकि हम
फाइनेंशियली फ्री हों और अपने आप को टाइम दे पाएँ। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो पहली बार आप अपने आप को टाइम देते हैं, अपने रिश्तों को टाइम देते हैं, अपने प्लेजर्स को, अपने गेन्स को प्रॉपरली एंजॉय करते हैं कि मुझे किताब पढ़ने को मन कर रहा है तो आज किताब पढ़ने को मन कर रहा है, आज आपको बीच पर बैठने को मन कर रहा है तो बीच पर बैठ सकते हैं, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली फ्री। और चौथी है आपके पास मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 21st सेंचुरी में, क्योंकि हमारे कुनबे ख़त्म होते जा रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं, हमारे ब्रेकअप इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी जीवन में अगर एक मेंटली या इमोशनल कोई आपके ऊपर सुनामी आ जाती है तो कई बार मैंने देखा लोगों को कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, या आत्महत्या करने पर वो कमिटेड रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम मेंटली और इमोशनली बहुत अपनी वेलनेस को एंजॉय करें। और पांचवी चीज़ है क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग। तो रिलेशनशिप नहीं कहूँगा यहाँ, क्वालिटी ऑफ रिलेटिंग कहूँगा। आप कैसे रिलेट करते हैं खुद के साथ, कैसे रिलेट करते हैं अपने समय के साथ, कैसे रिलेट करते हैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कैसे रिलेट करते हैं आप स्पिरिचुअल पावर्स के साथ, कैसे रिलेट करते हैं ब्रह्मांड के साथ, कैसे रिलेट करते हैं इवन आप अपने पर्पज़ के साथ। जब आप इन पांचों एरिया पर काम करते हैं और इसमें एक बैलेंस बनाते हैं तो आप समझ लीजिए आप पहले से अपने भी रोल मॉडल बन गए और आप दुनिया के भी रोल मॉडल बन गए, ठीक है ना। तो इसमें सभी तरह के आप देखेंगे गोल्स आ चुके हैं, लेकिन इनको पूरा करते करते हमेशा आपके पास एक बड़ा मिशन भी होना चाहिए। वो मिशन इन गोल्स को साथ लेकर चलता है, जिसे हम एंड वैल्यू कहते हैं। एक मीन्स वैल्यू है, एक एंड वैल्यू है। मेरी एंड वैल्यू, मेरा मिशन है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं, और कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं खुशी से जीऊं, मस्त रहूं, प्लेफुलनेस को एंजॉय करूं, लेकिन मैं एक कंट्रीब्यूशन ऐसा करूं जो लोगों की लाइफ में पॉजिटिव हो। और वो मेरा मिशन बन गया, मैंने उसको दिल से ले लिया है। मैंने एक स्कूल भी बना लिया है जिसमें मैं सोशल कोज को मैंने पूरा भी कर लिया है, ठीक है ना। मैंने कई किताबें भी लिखी है और मैं कंटेंट भी इस तरह से डेवलप करता हूं कि हर रोज़ किसी का फ़ायदा हो। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन जा रहा है। इसके अलावा भी जो मेरे से अलग से कंट्रीब्यूट मैं करता हूं लोगों की लाइफ में, वो मेरा अपना पर्सनल है, राइट। लेकिन इस कंट्रीब्यूशन को मैं तभी कर पाऊंगा आदित्य जब मेरे पास अच्छा पैसा भी होगा। तो इस कंट्रीब्यूशन को करने के लिए पैसे का गोल बन गया। ये मीन्स गोल है। मुझे घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, तो ये मेरा मीन्स गोल है। मुझे कार भी चाहिए, कई बार मेरी टीम को भी कार चाहिए। तो ये जो कारें हैं ये उस मिशन को पूरा करने के लिए गोल बन गए हैं, यानी कि मीन्स वैल्यू बन गए। मुझे अच्छे कपड़े भी चाहिए, मुझे अच्छा खाना भी चाहिए, और मैं स्टे भी करूं तो ये ना है कि भाई मैं एक 2 स्टार होटल में ही कहीं अपना टाइम बिता रहा हूं बिकॉज पैसे की कमी है। नहीं, मुझे एक अच्छा अकोमोडेशन भी चाहिए। तो ये जीवन की याद रखेगा, ये हमारी मीन्स वैल्यू हैं। लेकिन एंड वैल्यू हमारी माला का धागा है। मीन्स वैल्यू यानी कि जिन चीज़ों को आप पोजेशन की तरह इकट्ठा कर रहे हैं, ये फूल की तरह है, ये दिखाई देंगे लोगों को, लेकिन जो कर रहा है इस काम को उसका धागा सिर्फ को मालूम है। तो माला का जो धागा है वो आपका मिशन है, और जो फूल है वो आपके लोगों को दिखाई देने वाले पोजेशंस हैं। सर, प्रदर्शन की आपने बात की, तो यहाँ पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा मीन्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, या फिर हमारा ग्रीड आ गया है कहीं ना कहीं। अगर आपने गाड़ियों की बात करी या घर की बात की या होटल की बात की, तो कभी कभी होता है कि हाँ, मुझे फ़्लाइट में जाने का मौका मिल रहा है अपने एंड गोल को पूरा करने के लिए, बट अब मेरा मन है मैं बिज़नेस क्लास फ़्लाइट में जाऊँ, अब मेरा मन है मैं एग्जीक्यूटिव की तरह ट्रैवल करूँ हर जगह। तो ये कहाँ पर कहीं ना कहीं हम सेग्रीगेट कर पाएंगे कि जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट है या फिर वो मेरी ग्रीड का पार्ट आ चुका है? उसे आप ग्रीड ना कहिएगा। देखिए, ग्रीड का मतलब है कि आपने पैसे को होर्ड करने के लिए इकट्ठा किया। नेवर बिकम एन होर्डर। जीवन में कभी भी जमाखोर नहीं बनना है। इसीलिए आप जब पैसे को भी कमाते हैं तो बैंक में रखते हैं ताकि वो लोगों के काम आए, और लोग उससे पैसे को बड़ा बिजनेस करके फिर आपको वापस कर देते हैं बैंक के थ्रू। यानी कि व्हेन यू आर अर्निंग मनी, यू आर नॉट पुटिंग इट इनटू द कि ग्राउंड में छुपा के रख दिया और वो अब पड़ा बेकार। नहीं, होर्डर नहीं बनना, किसी भी चीज़ का होर्डर नहीं बनना है, पहली बात। दूसरी बात है कि यू मस्ट बाई योर गुड एक्सपीरियंसेस। जब आपके पास एक एनर्जी है तो उसको भी एब्यूज़ ना करें, लेकिन कभी भी उसको नेगलेक्ट भी ना करें। यह आपको एक बैलेंस बनाना होगा। कई बार आप अपने एंड वैल्यू को पूरा करने के लिए, कई बार आप इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, सबसे पिछली सीट मिलेगी आपको, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे, लेकिन भी कई बार आप उसमें भी है। और कई बार आप अपना अनुभव भी खरीद सकते हैं, दैट यू आर यूनिक, यू कैन बाय अ बिजनेस क्लास टिकट ऑल्सो। जब आपके पास पैसा है तो इसका आनंद भी लेना
आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए जब भी देखेंगे कि पैसे वाले लोग दे बाय द एक्सपीरियंस, वो उस मोमेंट को खरीदते हैं, ठीक है ना। और जब वो मिलियनेयर बन रहे होते हैं तब वो एक एक पैसे को बचाते भी हैं। तो ये है आपके ऊपर, इसको ग्रीड नहीं कहिएगा। ग्रीड का मतलब ये है कि आपने एक तरह से पैसे को एब्यूज़ किया है, ठीक है ना। पैसे को एब्यूज़ नहीं करना, लेकिन उसको यूटिलाइज भी बढ़िया तरीके से करना है। यानी कि आप अपनी ग्रोथ के लिए, मान लेते हैं आज आपको बढ़िया नींद लेनी है, यहाँ से आप कोची जा रहे हैं और आपको सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोची में जब आप जा रहे हैं तो एक बढ़िया लोगों को एड्रेस करेंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मुझे वहाँ पर विक्रांत INS में लोगों को एड्रेस करना था। ये मेरे लिए बहुत ही पावरफुल इवेंट थी, जहाँ पर मुझे INS विक्रांत के ऊपर जाकर लोगों को एड्रेस करना था, ऑफिसर्स को। तो आई बोट ए वंडरफुल टिकट, ठीक है ना। और मुझे मालूम है कि वो जो टिकट एक्स अमाउंट में आ सकता था, उसका मैंने 5 टाइम्स दिया। बट आई वांटेड टू एन्जॉय 2 थिंग्स। नंबर 1, द रेस्ट बिफोर इट एंड अ स्लीप बिफोर इट एंड अ वर्दीनेस दैट आई एम गोइंग टू ऑफर। मैं एक ऐसी क्राउड को एड्रेस करने जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। मैंने कहा इससे फिर कितना आसान है कि कुछ एक पैसा खर्च करके ये अगले 1 घंटे में 2 घंटे में आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा वहाँ ऐसे ही जाऊँगा। मैं वापस आया तो मैंने अपना इकोनॉमी क्लास कर ली, क्योंकि मैं अब ना तो मुझे थकान की प्रॉब्लम थी। तो याद रखिएगा, यह तो आपको तय करना होगा कि अगला मोमेंट कई बार तय करता है, आपका फ्यूचर तय करता है कि आप अपने प्रेजेंट में किस तरह के डिसीजन लेंगे। सर, इसका जो आई थिंक पहला स्टेप है, उस पर आप काफ़ी बात भी करते हैं कि माइंड बॉडी कनेक्शन बहुत ज़रूरी है इसमें से किसी भी चीज़ को अच्छे से एनालाइज करने के लिए अपने आप को, और उस पर एक्शन लेने के लिए। तो अगर माइंड बॉडी कनेक्शन की बात करें तो उसमें जो आजकल के लोग हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम है, वो खा क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं, वो सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे। देखिए, जो भी हम चीज़ें परसीव कर रहे हैं दुनिया से, वो सिर्फ आपके माइंड में नहीं रहेगी। आपका माइंड बहुत चालाक है। वो जो भी चीज़ें उठा रहा है इवेंट के तौर पर, चाहे वो वर्ड से इवेंट आ रही है, आंखों से आ रही है या फील करने से आ रही है, वो डायरेक्टली आपकी सेल के ऊपर उसे भेज देता है। आज जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे हम बीमार हो रहे हैं, मोटापा हर एडल्ट को बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। हम एजिंग हमें फास्ट आ रही है। हम अपने ऑर्गन्स को बड़ी तेज़ से लूज़ करते जा रहे हैं या उनकी ऑप्टिमम लेवल पर नहीं जी रहे हैं। छोटी उम्र में हम एक तरह से जितनी हमारी ऑप्टिमम लेवल पर हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए वो क्रिपल होती जा रही है, वो पैरालाइज होती जा रही है। इसका मीनिंग सिंपली ये है कि आप अपने माइंड में अनवांटेड कई चीज़ों को लिए घूम रहे हैं। नंबर 1 उनमें से है पेनफुल मेमोरीज। जब आपके पास बेकार की पेनफुल मेमोरीज होंगी तो याद रखिएगा ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऑनगोइंग इशू है। उसी तरह से जैसे आपके सामने मानो ये भी कोई कोबरा खड़ा हो, कोई टाइगर खड़ा हो, उसी तरह से आपकी पेनफुल मेमोरीज। और पेनफुल मेमोरीज में भी बहुत सारे ट्रॉमाज हैं, बहुत सारे ब्रेकअप हैं, बहुत सारे फेल्योर्स हैं लाइफ के। बचपन में अब्यूज़ हो जाती है कई बार, या फिर एक ड्रीम टूट गया बचपन में, वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसके बाद आपकी एंग्जाइटी है फ्यूचर की, कल क्या होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। ब्रोकन सेल्फ इमेज है, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे बचपन में लोगों ने बोल दिया तुम कुछ नहीं कर पाओगे। या कोई ट्रिगर भरा पड़ा अंदर कि मैं किसी आदमी को देखता हूँ, सोचता हूँ तो अचानक मैं हिलने लगता हूँ, शिवरिंग आ जाती है। या कोई फोबिया पड़ा है, ऊंचाई का डर है, पानी का डर है। पिछले 33 सालों में मैंने देखा कि जब लोग इन चीज़ों से सफ़र करते हैं तो ये वो बीज है जो उनकी बॉडी को या तो मोटापा बना रहा है, या मोटापा दे रहा है, या बीमार कर रहा है, या उनको ऑटो इम्यून डिजीज दे रहा है, या उनको एलर्जी दे रहा है। और मैंने ये जब इस माइंड बॉडी कनेक्शन को पढ़ा तो सबसे पहले मैंने अपने आप को हील किया था। मेरे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ थी जिसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। एट द एज ऑफ 33 मेरे बाल गिर गए थे एलोपेशिया से। मुझे पेप्टिक अल्सर बताया था, इसलिए मैंने MSc छोड़ी थी अपनी। और बचपन से मुझे माइग्रेन था। इन 4 बीमारियों को मैंने रिवर्स किया, किसी दवाई से नहीं। दवाइयाँ फेल हो रही थी। किस चीज़ से किया? जिसका नाम था NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कि आप कैसे अपने न्यूरॉन को नए तरीके से प्रोग्राम करें, कैसे अपनी ब्रेन सेल्स को प्रोग्राम करें कि आप इन बीमारियों से पीछा छुड़ा लें। उसके बाद कुछ एक चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने बॉडी को अलग तरीके से ट्रेंड किया, और वो ये था कि आप अपने गट को कैसे हील करें। कुछ चीज़ों को खाना छोड़ा जो मेरे लिए रॉन्ग थी, जिसको हम एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट कहते हैं, जो हमें बूढ़ा बनाती है। मैंने उन प्रोडक्ट के बारे में जाना, उस प्रोसेस के बारे में जाना, जिसका नाम एज है। एज की पूरी फॉर्म यहाँ पर उम्र नहीं है,
इसका पूरी फॉर्म है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो एज प्रोडक्ट के बारे में मुझे पता चला कि ये जो एज प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, ये हमें कैसे बूढ़ा करते हैं, अंधा करते हैं, या फिर हमें कैसे हमारे लीवर किडनी को ख़राब कर देते हैं, या फिर हमें तेज़ी से जो बुढ़ापा आता है। इसलिए याद रखिएगा, माइंड एंड बॉडी का एक बेहतर कनेक्शन है, और वो कनेक्शन इस तरह से है, और वो वेगस नर्व के द्वारा है। जो भी आप यहाँ सोचते हैं इमीडिएटली आपकी बॉडी पे चला जाता है। और कमाल की बात है कि वॉट एवर योर बॉडी फील्स, आपने कल कोई गलत खाना खाया ना, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी आपके माइंड को बता देगी। एक मच्छर भी आपकी बॉडी पर अगर काटता है तो इमीडिएटली आपको पता चल जाता है। कभी आपने सोचा है कि लोगों को ये बीमारी आ रही कि 4th स्टेज की बीमारी आ गई जी, किडनी खराब हो गई जी, ये पहले दिन आपको क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को भी अब्यूज़ कर रखा बेकार खाना खा के। आपको ये नहीं पता कि एज प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मैं आज बता सकता हूँ, अगर आप अपने दर्शकों के लिए पूछेंगे तो। ये एज प्रोसेस क्या होती है, जिसको उम्र नहीं, जो ग्लाइकेशन प्रोसेस है, ये मुझे बहुत पहले पता चल गया था। मैं इसीलिए लोगों से कहता हूँ कम से कम बेसिक चीज़ों को तो जान लो। आप फुल फ्लैश तो डॉक्टर ना बनो, लेकिन बेसिक चीज़ों को जान लो, वरना सारी लाइफ की पूरी कमाई जो आपको अगली जनरेशन को देनी थी, आप ऐसा कर लेते हैं कि सारी कमाई आपके ऊपर लग गई और अगली जनरेशन की भी आपने लगा दी, और उनको भी आपने गिरवी रख दिया, उनके फ्यूचर को, अपनी हेल्थ खराब होने की अपनी वजह हेल्थ से। खराब होने पे। इसलिए माइंड और बॉडी को अगर आप प्रॉपरली समझे तो आपकी माइंड और बॉडी प्रॉपरली तरीके से अगर आप इसको ट्रेंड कर लें तो आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती। ये आपका माइंड है जो आपकी बॉडी को बीमार करता है। आपकी गलत आदतें आपकी माइंड से आती हैं, बॉडी से नहीं। आपकी बॉडी तो 1 घंटे के अंदर रिवर्स कर लेती है अपनी डिजीज़ को। जैसे ही आप उस बैक्टीरिया को या उस इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं जो आपने पैदा किया, खाने से किया हो, चाहे स्ट्रेस से किया हो, 1 घंटे के अंदर आपका दर्द खत्म हो जाता है बॉडी का। बॉडी हील्स वेरी फास्ट, बशर्ते कि आप बाहर से या तो खाने के द्वारा या विचारों के द्वारा अगर आप बॉडी को एब्यूज़ नहीं करते हैं तो ये स्लिम रहना जानती है। याद रखिएगा, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है। आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जब तक कि आप अपने माइंड से ख़राब लोगों की जगह नहीं बनाएंगे। आपकी लाइफ में अमीरी आएगी जब तक कि आप कंगाल रहने के लिए मेहनत नहीं करोगे। ये फैक्ट है। आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे जब तक कि आप बीमार पड़ने के लिए मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बहुत पहले समझ लिया था कि माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है, और इसी कनेक्शन को मैं अब लोगों को तेजी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको समझ लो आप। सर मैं थोड़ा ना सिंपलिस्टिक तरीके से ये पूछूंगा। इन दोनों चीज़ों पे आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक माइंड हो गया और एक हमारा गट हो गया। तो जो मुझे समझ में आया है इसमें ये है कि आपको अपने माइंड, अपने थॉट्स पे काम करना होगा। एक एनएलपी आपने प्रोसेस बोला, बट कई लोगों के पास लेट्स से कोई थोड़ा रूरल एरिया में रह रहा है जिस पे के पास एक्सेस नहीं है ऐसी कोई ट्रेनिंग लेने का, तो वो अपने घर में बैठे हुए अपने माइंड को कैसे ठीक कर सकता है? क्या मेडिटेशन उसका एक तरीका है? क्या कई लोग पूजा में लगे रहते हैं, भजन में लगे रहते हैं? क्या तरीका है कि वो अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसको ठीक कर सके ताकि वो उसकी बॉडी को भी ठीक कर सके? और क्या सेकंड पार्ट इसका है कि क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए या छोड़नी चाहिए? या कई बार आप बात करते हैं मिल्क को ना खाने की, मिल्क को ना पीने की, जबकि इंडियन सोसाइटी में मिल्क को एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दी गई है। हम मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हो गए, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं सेकेंडरी की हमें नहीं खानी चाहिए, और क्या कौन सी चीज़ें हैं जो खानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने कहा है कि अगर कोई भी आदमी जब तक वो एनएलपी नहीं सीख रहा है या एनएलपी का एक्सेस उसके पास नहीं है, या वो माइंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, या अभी जानने के लिए उसके पास समय भी नहीं है, रोज़ाना उसको अपने आप को ठीक कैसे करना होगा। क्योंकि आज नींद नहीं आ रही है लोगों को, पैनिक अटैक बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेसिंग थॉट बढ़ते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, गुस्से का माहौल बढ़ता जा रहा है। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक मेडिकल साइंस में एक वर्ड है एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो चुका है। यानी कि आपके अंदर एक इंटरनल अर्थक्वेक चल रहा है विचारों का, और वो इंटरनल अर्थक्वेक आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स निकाल रहा है, जिससे आपकी बॉडी जो पॉजिटिव आपकी प्रोटीन बना रही थी हर एक सेल, वो अब चीपर प्रोटीन बना रही है, जिसका नाम है बुढ़ापा या कैंसर या दूसरी बीमारियां या इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर। तो पहली चीज़ ये है कि हर आदमी को मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ को कर लें, जब तक आप एनएलपी से पुराने मसलों को निकालें, पुराने अपनी एंग्जाइटी को निकालें, अपने पुराने ट्रोमाज को निकालें, तब तक आप रोज़ाना एक काम करें, सिर्फ 20 मिनट के लिए सुबह और 15-20 मिनट के लिए जब आप सो रहे हो, या दिन में अगर
एक बार भी आप कर लें, वो ये है कि आप अपने विचारों को, जो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन है यहाँ पर, अब खुद सोचिए कि हर एक न्यूरॉन की 82 GB मेमोरी है, कितने विचार हमारे अंदर आ रहे होंगे। 70,000 थॉट एक दिन में कहते हैं। खुद सोचिएगा इतने थॉट को लेकर हमारी जो ब्रेन सेल्स है या न्यूरॉन्स है वो बर्न आउट हो रहे हैं। तो एक काम करें कि उनको शांत करें। अब सवाल होगा कि शांत कैसे करें। एक ही तरीका है कि मान लेते हैं आपके पास एक मोमेंट में हज़ारों विचार चल रहे हैं जिनका आपको पता नहीं है। अभी तो उनका पता है 70,000 का जिनका पता है। अभी आपके पास 86 बिलियन न्यूरॉन है, हर एक की अपनी कैपेसिटी, हर एक में इवेंट भरी पड़ी है, वो ट्रिगर हो रही हैं, ठीक है ना। आपको ब्रेन फॉग की सिचुएशन आ गई है, तो उन्हें कैसे रोकूं मैं? और इसका एक तरीका है, वो ये है कि आप अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। इसका नाम है अपान प्राण क्रिया। विज्ञान भैरव एक किताब है जिसमें भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहा है कि अगर मोक्ष पाना है तो आप कैसे ब्रीदिंग पैटर्न को करें। सिंपल अर्थों में बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें पहला ही जो टेक्निक है जिसके बारे में उन्होंने बताया, उसका नाम है अपान प्राण। उसका मीनिंग ये है कि अगर आप मोक्ष जैसी स्थिति को पाना चाहते हैं, यानी कि आपके अंदर जो अर्थक्वेक चल रहा है उसे आप इमीडिएटली शांत करें। और शांत करने का तरीका ये है कि आप आराम से बैठ जाओ 20 मिनट के लिए, और उस समय आप अपनी बॉडी को ना हिलाएं और आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। आज सांस कैसे आ रही है, सांस कैसे जा रही है, बस इतना कर लें। यह प्राणायाम नहीं है। यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि लंबा सा सांस खींचना और छोड़ना है, नहीं, आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपके जो बाकी थॉट हैं उनसे आप नज़र हटाकर, उनसे आप अपनी अटेंशन को हटाकर सिर्फ एक थॉट पर ले आएँ कि मेरा सांस कैसे चल रहा है, मेरा सांस कैसे जा रहा है। अब आप क्या करेगा कि एकदम से आपको कई मेमोरी आएंगी, ये आएगा, वो आएगा, घर पे ये रखा, अभी कार कहाँ गई है, वो इमीडिएटली आप इन थॉट्स को नहीं रोक सकते, ना ही आपको रोकना चाहिए, नहीं आप रोक पाएंगे। यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये काम अपना करेंगे, ये 86 बिलियन न्यूरॉन अब आपको फटाफट बहुत सारी मेमोरी देंगे। उस समय आपका काम है, ठीक है भाई तुम आते रहो, लेकिन आप अपने सांस पर ध्यान रखेंगे। और अगर आपने बॉडी को नहीं हिलाया, रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपका माइंड कहेगा कि ये मेरे लिए यूजलेस थे थॉट, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। आपका माइंड सिर्फ उन्हीं मेमोरी को रखता है जिस पर आप फील करते हैं। इसीलिए बहुत सारी मेमोरी आपको याद नहीं है, रोजाना भूल जाते हैं, लेकिन जिस मेमोरी के अंदर फीलिंग पड़ी है उसे बॉडी पकड़ कर रख लेती है, अपने पास स्टोरिंग हो जाती है उसकी, आपकी काइनेस्थीसिया यानी कि मसल मेमोरी में। अगर कोई मेमोरी आपके पास बेकार आ रही है अपान प्राण क्रिया करते हुए और आप हिले नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड इसे छोड़ेगा कि ये यूजलेस है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग, यह आदमी इस पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो हर रोज आप 2 बार अपने एसएनएस से निकलकर पीएनएस में जाएं। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि आप अपने अर्थक्वेक को शांत कर रहे हैं। जैसे ही आपका अर्थक्वेक अंतर शांत होगा तो आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जो एड्रेनलिन, कोर्टिसोल या बेकार के हार्मोन निकाल रही थी, जिसके कारण आपकी सेल नेगेटिव प्रोटीन निकाल रही थी, वो शांत हो जाएंगी। दिन में कम से कम 1-2 बार आपको ये करना चाहिए। इसे हम क्वालिटी रिकवरी टाइम कहते हैं। हम अपनी बॉडी को क्वालिटी रिकवरी टाइम ही नहीं देते। हमारी हर एक थॉट हमारी ग्लैंड से हार्मोन निकालने के लिए उन्हें प्रभावित करता है। अगर थॉट नेगेटिव आ रहे हैं, और अधिकांश नेगेटिव ही आ रहे हैं, तो अधिकांश समय पर हमारी ग्लैंड्स बर्न आउट हो रही हैं। इसीलिए एड्रेनल ग्लैंड फटीग चल रहा है लोगों को। आपको कई बार मोटे लोग दिखाई देंगे, पेट बाहर आ रहा है। ये 2 ही तो कारण है, एक तो वीट और दूसरा उसका एड्रेनल फटीग, यानी कि उनकी एड्रेनल ग्लैंड इतनी ज़्यादा थक चुकी है नेगेटिव हार्मोन निकाल करके, उसे पता ही नहीं कि मैं शांत भी होना है मुझे, वो पागल हो चुकी है। अगर आप ये 2 बार कर लें तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली आपका वेट घटना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे सांस से वेट घटता है, याद रखिएगा सांस से ही वेट घटता है। और सर जैसे जो खाने की बात है, ये तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है, जो आई थिंक मोस्टली लोग जो इसकी बात करते हैं अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करने की, ब्रीदिंग को, वो बहुत ज़्यादा फिर आई थिंक मेडिटेशन की बातें होने लगती हैं, बट वो कैसे अपनी बॉडी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ आउट ऑफ द वे जाकर चीज़ कर रहे हैं। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट ही है एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल याद रखिएगा, इसीलिए लोगों ने इसको ये मान लिया कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि आपने इन मिनिमम रिक्वायरमेंट को भी या तो स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दिया है या किसी ऐसे कर्म कांड के साथ जोड़ दिया है। हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए अपान प्राण। हर बच्चे को 3 घंटे के बाद 5 से 7 मिनट के लिए हर स्कूल में एक ब्रेक दिया जाना चाहिए। हर फैमिली में जब वो होमवर्क के लिए बैठा है उसको 1 बार अपान प्राण क्रिया करें सब लोग।
बच्चा इतने मार्क्स लाएगा कि आप ये कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसके ब्रेन के अंदर वो जो उलझे पड़े हैं न्यूरॉन्स या न्यूरल पाथवे वो सुलझने शुरू हो गए। ये हर एक के लिए है। आपका गुस्सा, आपका डिप्रेशन ये ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो बेकार की आपके पास ट्रॉमाज पड़े हैं उनको आप NLP से हैंडल कर सकते हैं समय आने पर। अब दूसरी बात रही खाने की। खाना बेसिकली समझ लीजिए कि अगर हमारा माइंड 85% हमारी बीमारियों का कारण है तो 15% हमारा खाना भी है, क्योंकि खाना जब आपके पेट में जाता है तो आपके पेट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर डाइजेशन का पाइप नहीं है, वो इट इज़ नॉट जस्ट अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे सेंसर लगे पड़े हैं। वो उस खाने को देख लेते हैं कि ये खाना मेरे मतलब का है या नहीं, और इमीडिएटली वो सेंसर्स वेगस नर्व के द्वारा आपके माइंड को बताते हैं। इसे हम गट सेंसेशन कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। मान लेते हैं मेरे पेट के अंदर जो सेंसर है और मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई जो मेरे लिए नहीं बनी थी, पर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने खा ली, क्योंकि हम 60 ट्रिलियन सेल्स को मार देते हैं टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए। सारे शेफ जो है वो ये बताते हैं खाना टेस्टी कैसे बने। अगर उनसे मैं ये कहूँ कि एनर्जेटिक कैसे बनेगा, वो कहेगा फिर मेरे को कहाँ जरूरत है, फ्रूट है खा लो, ठीक है ना, उसका छिलका भी ना उतारो, चाकू ही ना चलाओ उस पर, आप स्वस्थ रहेंगे। पर वो आपकी जीभ को ब्लिस पॉइंट पर ले आए। ब्लिस पॉइंट का मतलब है जहाँ पर आप उनके कैदी बन चुके हैं। तो जब आपके पेट के अंदर कोई भी खाना जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इमीडिएटली आपका खाना यहीं से शुरू हो जाता है। जो आप खा रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या खाया, आपका माइंड इमीडिएटली पकड़ लेता है इसमें कितना फैट, कितना कार्ब और कितनी प्रोटीन है। उसके हिसाब से वो आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालता है। अगर आप माइंड से स्ट्रेस्ड हैं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो कम निकलेगा या ज़्यादा निकलेगा, जिसे आप एसिडिटी कहते हैं, और लो का आपको पता नहीं चलता। अगर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो आपके पेट के अंदर वो फंगल इन्फेक्शन बन जाएगा, क्योंकि वो खाना पचा ही नहीं है, वहाँ पर फंगस बन चुकी है, जिसको हम सीफो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। इसके अलावा जो आप खाना खा रहे हैं वह आपके पेट के जो है सेंसर्स हैं, वो आप बताएंगे कि इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, और ये सेंसेशन आपकी वेगस नर्व से माइंड को जाएगी, और माइंड कहेगा तो एक काम करो, इसको मत पचाओ, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कम कर दो, इसको बाहर फेंको, डायरिया, इसे उल्टी करवाओ, ठीक है ना, या यहाँ पर और ज़्यादा एसिड बनाओ, और उसे ही फॉलो करता है आपका गट। इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं। तो हम किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि गट सेंसेशन और गट रिएक्शन क्या होती है। क्या सिर्फ ये डॉक्टर का ही सब्जेक्ट है? नहीं, ये मेरा और आपका भी है। डॉक्टर तो इसके परे आने चाहिए, हमें तो बेसिक चीज़ का ही नहीं पता। इस समय आपकी गट क्या सेंसेशन दे रही और माइंड क्या कंफ्यूज होकर वो रिएक्शन दे रहा है। तो आपका गट रिएक्शन अगर ठीक नहीं है तो आपके खाने को कैसे पचाएगा। यहाँ पर मैं आज मुझे मालूम है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे, लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, जब मैंने NLP को सीखा था तब मैंने पहली बात ये सीखी थी कि ये मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी बताएगी कि मुझे किस डाइट को लेना है, न कि मेरा डाइटिशियन। ये तय नहीं करेगा कोई आदमी कि मुझे कितने ग्राम क्या खाना है, ये मेरी बॉडी बताएगी। और जब मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था अनलिमिटेड पावर, रिटन बाय एंथनी रोबिन्स वंस अगेन, जिसकी किताब मैंने पहले बताई थी, उसी की किताब है अनलिमिटेड पावर, जिसमें NLP के बारे में पहली बार मुझे इंट्रोडक्शन मिला। मैंने 100 बार से ज़्यादा किताब पढ़ी थी वो तब, अभी भी वो मेरी टेबल पर मेन किताब की जगह रखी रहती है। एवरी टाइम आई रीड दिस बुक द बुक रिमेन्स द सेम बट आई चेंज एवरी टाइम। किताब वही रहती है, मैं बदल जाता हूँ। और जब मैंने उसका एनर्जी चैप्टर पढ़ा तब मुझे पता चला कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, और वहीं से मुझे पता चला कि दूध नहीं पीना है और 5 चीज़ें नहीं खानी है। और 5 चीज़ें क्यों नहीं खानी है? आम आदमी को एक वर्ड नहीं पता जिसका नाम है ग्लाइकेशन, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। तो मैंने कुछ चीज़ों को वहाँ से छोड़ा क्योंकि वो मेरे गट के लिए नहीं बनी थी, मेरे गट के सेंसर उसको गड़बड़ कर रहे थे। लोग कई बार मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप दूध को कैसे छुड़वा सकते हैं, आप भी तो दूध पीकर बड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं दूध पीकर बड़ा हुआ। अगर आप मुझे टाइम देना तो मैं आप चौंकाने वाले तथ्य आपको दे रहा हूँ। हमें मदर का मिल्क पीना पड़ता है पहले साल में और दूसरे साल में, और वो इसलिए पीना पड़ता है क्योंकि हमें उस समय अपनी बॉडी को मैक्सिमम प्रोटीन चाहिए। पर आपको मालूम है कि हमारी मदर मिल्क का जो प्रोटीन परसेंटेज है वो कितना है पहले साल में? मैं आपको गैस करने के लिए देता हूँ, 80%, 60, 50, 40, 30, 20, 10, कितने परसेंट हमें प्रोटीन मिलती होगी उस मिल्क में?
अच्छा 30-40%। 30% 40%, ये आपका मानना है, ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रोटीन से हम उस समय ग्रो कर रहे होते हैं वो सिर्फ 2.86 है, यानी कि 2.86% प्रोटीन हमें चाहिए उस टाइम, और अगले साल इट बिकम्स 1.3%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनलिमिटेड बुक में जिस आदमी ने प्रोटीन के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया है उस डॉक्टर की रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा है कि योर बॉडी नीड्स दिस मच ओनली। लेकिन यहां पर अभी बहुत सारी कमेंट पढ़ेंगे कि ये फिर 1 ग्राम 1 किलोग्राम। याद रखिएगा, ये रेफरेंस कहीं देखिएगा, ये ऑथेंटिक कहां पर हैं, पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। तो मैंने सबसे पहले कुछ चीज़ों को छोड़ा और मैंने पाया कि मैंने अपनी ऑटो इम्यून डिजीज ठीक कर ली, रूमेटाइड अर्थराइटिस, गठिया बाय। मैंने बालों को दोबारा पैदा किया हुआ है और ये नेचुरल है। लोगों का सवाल है क्या ये काले नेचुरल? नहीं, बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। 25% यहाँ के बाल ग्रे से हो चुके हैं, इसलिए चूंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, ठीक है ना, तो वह थोड़ा सा लुक बनाए रखने के लिए मैं इसको कलर करता हूँ, लेकिन वो बहुत ही हेल्दी कलर है। बाकी ये नेचुरल है, आप इन्हें कभी भी खींच के दे सकते हैं। ये मास्क नहीं, आई मीन ये विग नहीं है। सर रीग्रो की बात की आपने, वो भी पॉसिबल है या फिर अपनी बॉडी को आपने ऐसे ऑटोइम्यून? मेरे तो अभी भी रीग्रो हो रहे हैं, जब से मैंने गट और माइंड के कनेक्शन को गहराई तक समझा और नए प्रोडक्ट खाने शुरू करे। अभी भी, इस समय भी जब मैं बोल रहा हूँ, अब मैं 65 का हूँ और अभी मेरे बाल बहुत बढ़िया तरीके से मजबूत हो रहे हैं और इनकी थिकनिंग शुरू हो गई है। मेरी फैमिली भी बता रही है कि अब तो आप और भी, ये तो और घने हो रहे हैं। ठीक है ना, होंगे, क्यों नहीं होंगे? बिकॉज योर बॉडी कैन रिपेयर इटसेल्फ प्रॉपरली। आपको बहुत सारे बेकार के बिलीफ दिए गए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो जो छोड़ने की बात है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप कुछ चीज़ों को छोड़कर देखें। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़े ही छोड़ें, फिर मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने उस किताब में एक ही चीज़ पढ़ी, उन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए छोड़कर देख लो, क्योंकि मिल्क पीना अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल और इमोशनल प्रॉब्लम है। अगर आप अपने दादा के सामने अभी बोल दें, बड़े ताऊ जी के सामने बोल दें, ठीक है ना, तो एकदम धमकाएं, क्या बात कर रहा है, दूध ही तो पीना, हम भी तो पिया करते थे। बिल्कुल, उस समय का दूध और आज के दूध में बहुत फर्क है। तब ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन नहीं लगते सुबह शाम आपकी भैंसों को। तो उस किताब में जो लिखा था, अनलिमिटेड पावर में एनर्जी चैप्टर है और उसमें सब चैप्टर है मिल्क। तो उसमें जो लिखा था, मैं आपके सामने आदित्य उसको शेयर कर रहा हूँ। उसमें लिखा था कि वो जो भैंस का बच्चा है, जब वो पैदा होता है उसका वेट 80 ग्राम होता है, 80 पाउंड होता है, आपका 8 पाउंड होता है। उसे उस वेट के लिए पावरफुल हार्मोन चाहिए, वो तुम्हारे लिए नहीं बने। उसका बच्चा 2 साल के अंदर मां बन जाती है। सोचिए कि वो हार्मोन हम अपनी बच्चियों को कैसे पिला सकते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम बच्चियों में ये आ रही है कि समय से पहले वे मैच्योर हो रही हैं। मैं एक स्कूल चलाता हूं, वहां पर मैं कई बच्चियों की मदर से मैंने यही सुना है, और मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम समझोगे नहीं। तीसरी बात, वह बच्चा सिर्फ 3 महीने के लिए दूध पीता है भैंस का, उसके बाद वो घास खाता है, क्योंकि उसकी मदर जानती है कि उसको जैसे ही दांत आएंगे वह दूध पीने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन खो चुका है। उसको लात मार देती है, भागो यहां से, अब खाओ। अगर हमें मिल्क का जरूरत होती तो मदर मिल्क कभी ना सूखा करता। उसके बाद जो मिल्क आप पीते हैं वो कैसीन के लिए पीते हैं। कभी पढ़िएगा, कैसीन हमारी बॉडी में 50% से ज़्यादा अनडाइजेस्टेड रहता है, जो आपके ब्लड में फॉरेन मेटल की तरह रहता है और वो आपको एलर्जीज करता है, ऑटो इम्यून डिजीज करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा लड़ती रहती है। कभी इम्यूनिटी वर्सेस फॉरेन मेटल को पढ़ोगे तो इम्यूनिटी, जब भी उसके पास कोई भी अनवांटेड फॉरेन मेटल बॉडी में होगा, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे अनडाइजेस्टेड प्रोटीन हो, याद रखिएगा वो इमीडिएटली अटैकिंग मोड में रहेगी। या तो ऑटो इम्यून होगी अब, या फिर एलर्जीज होंगी। एक बात और है, जब आप ये प्रोटीन खाते हो सकता है उस समय आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ना निकल रहा हो, तो आपके आंतों में वो कैसीन जो है फंगल इन्फेक्शन की तरह पड़ी रहेगी और अब आपके बाल गिरने शुरू होंगे। आप कई बार देखेंगे जो ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं, जबकि बालों में प्रोटीन चाहिए थी, तो फिर बाल क्यों गिर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अटैकिंग योर ओन बॉडी। दूसरी बात, मिल्क को कैल्शियम के लिए पिया जाता है।
हमें इतनी जानकारी नहीं है कि हड्डियों में कैल्शियम के अलावा भी और 70 तरह के मिनरल चाहिए हमें। आपको कभी पढ़ाया गया कि बोरोन भी आपको चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आपको सिर्फ कैल्शियम के लिए दूध बताया गया। एनीवे, उसी चैप्टर में लिखा है कि डॉक्टर एलिस नाम के एक डॉक्टर ने 25,000, कुछ पॉडकास्ट में मैंने 2500 लिख कहा है, मैं इसे ठीक कर रहा हूं, 25,000 लोगों को 3 से 5 गिलास रोजाना 3 साल तक दूध पिलाया है। और 2-3 साल बाद जो रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि इनके पास 2 चीज़ों की प्रॉब्लम थी। इनके पास कैल्शियम कम थी इनकी हड्डियों में, और दूसरा इनको एलर्जीज थी। जब आप कैल्शियम की बात करते हैं तो मैं आज आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक वर्ड है एसिडोसिस। अगर आपको यंग रहना तो आज एक बार बता रहा हूँ, आपकी बॉडी का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। आप साइंटिफिक आदमी हैं, और आपकी बॉडी अगर इससे नीचे जाएगी तो एकदम से बैक्टीरिया से लड़ेगी, इसलिए वो अपने इस लोक रखती है इसको कि इतना 7.4 मुझे चाहिए पीएच वैल्यू एल्कलाइन। अगर ऐसे में आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐसा खा लिया जिससे एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है, तो बॉडी इमीडिएटली 2 जगह से एल्कलाइन स्टोर खाली करती है। एक है आपके ब्लड, वहाँ पर बाइकार्बोनेट्स पड़े होते हैं, तो इमीडिएटली आपके ब्लड से बाइकार्बोनेट निकाल कर आपकी बॉडी उसे एल्कलाइन कर लेती है आपकी बॉडी को। इट्स ए गुड इंटेंशन, लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है उन बाइकार्बोनेट की जरूरत अब वो कहाँ से पूरी करे। तो अब बॉडी उन बाइकार्बोनेट को पूरा करने के लिए आपकी हड्डियों से कैल्शियम लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब का नाम है व्हीट बेली, राइटर का नाम है डॉक्टर विलियम डेविस। 30 साल की प्रैक्टिस के बाद लिखी है किताब, पेज नंबर है 192। उसमें पढ़िएगा कि हमारी हड्डियां क्यों कमज़ोर होती है। अगर आप हड्डियों को बचाना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी को कभी भी एसिडिक मीडियम में ना ले जाएं। और उन्होंने लिखा है वहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट हैं आपकी एसिडिटी को, एसिडिक मीडियम को बढ़ाने के लिए, और दोनों पर मुझे मालूम है कि लोगों का दिल टूट जाएगा। एक है मिल्क और दूसरा व्हीट, तीसरा है मीट प्रोडक्ट। याद रखिएगा, सिर्फ हड्डियों का द हैप्पी पीएच मीन्स हैप्पी बोन्स। इफ यू वांट टू रिमेन स्ट्रोंगर एट द बोन, कीप योर पीएच वैल्यू 7.4। और इसे कम कर रही हैं ये 2 चीज़ें। तो पहली चीज़ जो अगर आपको छोड़नी है, पहली चीज़ छोड़िए आप अपनी किचन से, जो मैंने छोड़ दी थी जब मैं बीमारियों को ठीक कर रहा था, वो है रिफाइंड वेजिटेरियन ऑयल्स। उसमें कहीं वेज नहीं है, 3 बार उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जब वेज से ऑयल निकाला जाता है तो पहली बार उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है, C6H14, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। दूसरी बार उसमें जो उसमें झल ना आए, उसकी आंखों में पानी ना आए लोगों की, उसमें डिओड्रेंट मिलाए जाते हैं। और तीसरी बार में उसका स्मोक पॉइंट जो है वेजिटेरियन ऑयल का 50-60 होता है, यानी कि आपने 50 डिग्री पर गर्म किया नहीं, अभी पूरी तलने लायक नहीं हुआ कि उसमें स्मोक आ गया तो सारे घर में धुआं हो जाएगा। तो कंपनियां उसका स्मोक पॉइंट कर देती हैं 400-500 डिग्री तक वो उबलेगा, लेकिन स्मोक नहीं छोड़ेगा। आपको लगेगा व्हाट ए वंडरफुल ऑयल। याद रखिए उस समय उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए गए हैं, वह है आपकी गट लाइनिंग को ख़राब करता है। दूसरी चीज़ शुगर। जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपकी बॉडी में शुगर जाएगी या आपकी बॉडी कहीं से भी शुगर बनाएगी और वो शुगर जैसे ही ऊपर जाएगी, यह आपके ब्लड में जाकर आपकी एक विशेष आपकी प्रोटीन के साथ स्पेशल कॉम्बिनेशन बना लेगी, लॉक हो जाएगी, जिसका नाम है ग्लाइकेशन। और ये अब ये प्रोटीन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। पहले वो प्रोटीन थी, लेकिन अब क्या बन गया, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया। इसको हम एज कहते हैं। एज की पूरी फॉर्म है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, यानी कि अब वो हमारे लिए प्रोटीन जो थी वो प्रोटीन नहीं रही, अब हमारे लिए वो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट बन गया। अगर ये आपकी आंखों में चला जाए तो कैटरेक्ट होगा, अगर ये आपकी लीवर पर अगर ये आपकी किडनी पर चला जाए तो किडनी खराब करेगा, यही आपकी बॉडी के बुढ़ापा लाएगा। आप इमीडिएटली शुगर छोड़कर देखिएगा, 5 दिन के बाद आपको शुगर की ऐसा लगेगा कि बॉडी को जितनी ज़रूरत थी उतनी बना ली उसने, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। तीसरी चीज़ है आपके लिए सफ़ेद नमक। उसमें सिवाय NaCl के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए, वो मैं कभी फिर बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बोन्स को दोबारा मिनरलाइज्ड करना शुरू करें, जो डीमिनरलाइजेशन जिनका हो गया, तो आप एक चीज़ खाइए जो बगैर ज़्यादा पैसे के
नहीं खर्च करेंगे आप। दैट इज कॉल्ड सी सॉल्ट। 90 से ज़्यादा उसमें आपके लिए मिनरल्स तैयार हैं, और वो मिनरल्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। उसमें ही है बोरोन, उसमें ही है मैग्नीज, उसी में ही है बहुत सारे ऐसे मिनरल्स। आप सी सॉल्ट की कीमत अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो छुड़वा दिया गया, मोटी डली का जो नमक आता था। नेक्स्ट चीज़ है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और कभी भी आप बारबीक का बना हुआ पनीर नहीं खाएंगे। वो एक एज प्रोडक्ट, बाहर से एज बन जाता है वो तो, यानी कि एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट तो बाहर से आ जाता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट छोड़कर देखिएगा, यू विल फील वेरी हेल्दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ छोड़कर देख लीजिएगा। लोग क्या करते हैं कि बीमार पड़े हैं, अगर आपको कोई भी एलर्जी है, कोई ऑटो इम्यून है, माइग्रेन है, सर में दर्द रहता है, आपको फ्लैचुलेंस, गैस, कब्ज रहता है, आपकी बॉडी में पेन रहता है, इमीडिएटली 2 चीज़ों को छोड़कर देख लीजिएगा। छोड़ो 3 महीने के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए तो छोड़ सकते हो ना। और वो है व्हीट और मिल्क। ये 5-6 चीज़ें आप छोड़कर देखिएगा, आपका गट मस्त हो जाएगा। और अब सवाल उठता है कि अब क्या खाएं? तो जो भी आपको खाना है वो खाते रहिए, लेकिन सर उससे पहले एक बार मैं समराइज़ कर दूं जो आपने बताया है छोड़ने के लिए। हाँ। कुछ गैप है क्या उसमें? मिल्क छोड़ना है, व्हीट छोड़ना है, और हमें वेजिटेबल ऑयल छोड़ना है, सॉल्ट छोड़ना है, वाइट सॉल्ट। उसका सब्स्टिट्यूट आपने बताया कि सी सॉल्ट, सी सॉल्ट है। और फिफ्थ चीज़ क्या है? शुगर छोड़नी है। अब सर खाएं क्या? हमारा मिल्क छूट गया है। एक वेजिटेरियन इंसान जब जिम जाता है तो उसको ये बोलते हैं तुम्हें प्रोटीन खाने का एक ही तरीका है, तुम एग नहीं खाओगे, तुम मीट नहीं खाओगे, तुम कुछ नहीं खाओगे, तो तुम पनीर खाओ सबसे ज़्यादा, ठीक है। बट अगर हम ये छोड़ रहे हैं और लेट्स से हमें अपनी बॉडी में मसल परसेंटेज बढ़ानी है, जिसके लिए प्रोटीन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो कैसे बैलेंस डाइट बनाई जाए इन सब चीज़ों को छोड़ के? देखिए, मैं आपको, देयर आर 2 थिंग्स इन लाइफ। आपने यहाँ तक ले आए तो एक होती है फिटनेस और एक होती है हेल्थ। पहले तो ये मुझे बताइए, आप किस चीज़ के लिए फिटनेस ले रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं भाला फेंकना चाहता हूँ और नीरज चोपड़ा बनना चाहता हूँ, तो मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें मेरे अनुसार चलना है। तुम्हें फिटनेस टेस्ट करना है, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फिट रहना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज हेल्दी इंडिया की। हेल्थ और फिटनेस में बहुत ही फ़र्क है। आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिट हो सकते हैं कि आपने 300 किलोग्राम का वजन उठा लिया, 1 सेकंड के लिए पटक दिया, यू आर फिट फॉर इट फॉर सम टाइम, बट यू मे नॉट बी हेल्दी। हो सकता है इस समय आपका मांस बढ़ा हुआ, बिना का फैट बढ़ा हुआ, हो सकता है इस समय आपकी किडनी खराब हो रही हो, पर पता नहीं आपको। लेकिन आप उस एक्टिविटी के लिए फिट हैं, लेकिन हेल्दी नहीं हैं। और आप हेल्दी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि अब आप कपिल देव की तरह बॉल फेंके। समझ गए मेरी बात? तो पहली बात यह है कि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, सनक की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास जितनी बीमारियां आ रही हैं, हमें उससे हेल्दी रहना है। आज हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही हैं, एलर्जीज़ आ रही हैं, बहुत सारा मोटापा आ रहा है, डायबिटीज़ घर घर की कहानी बन चुकी है, लोगों को पैनिक अटैक आ रहे हैं, मूड स्विंग हो रहे हैं। कभी आपने सोचा मूड स्विंग इज़ नॉट ए माइंड्स प्रॉब्लम? आपका माइंड हैक कर दिया गया है, आपके गट की प्रॉब्लम है। आज आपके एक भी आदमी आपको गट के बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना? जबकि मैंने आपसे अभी मेरे पास करीब 25-30 किताबें और डॉक्टर्स के नोट्स हैं, जो उनके पेपर्स होते हैं, मैं उनको स्टडी करके बता रहा हूँ लोगों को, यार तुम अपने गट के बैक्टीरिया को ठीक कर लो, तुम्हारा मूड स्विंग ठीक हो जाएगा। आपके गट के अंदर जितने बैक्टीरिया होने चाहिए थे वो नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि जो चीज़ मैं आउटसाइड इन कर रहा हूँ, जो मैं बाहर से चीज़ों को खा रहा हूँ अंदर, वो पूरी तरह से मेरे लिए काम होंगी। ये तो वही वाली बात है आदित्य, क्या मेरा पैर टूट गया तो मैं फेविकोल पीने लगूँ, क्योंकि फेविकोल का जोड़ बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। समझिए मेरी बात। जो प्रोटीन आपने बाहर से खाई है, कभी आप एक किताब पढ़ लीजिएगा, ये सभी किताबों में, पर मैं किताब का पेज भी बता देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ। किताब का नाम है द रिसेट फैक्टर। रिसेट फैक्टर, ऑथर का नाम है डॉक्टर मिंडी पल्ज, MIDYPELZ। मिंडी पल्ज की किताब है और रिसेट फैक्टर है। वो उन्होंने खुद लिखा है कि वो कितने बीमार रहा करते थे, और उन्होंने पाया कि पहली बीमारी हमें जो होती है उसका नाम है जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकलता है और हम बाहर से प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन को जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, अगर वो आपके पेट में नहीं निकल रहा, आपके ट्रेनर ने ये तो नहीं बताया कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रॉपरली निकलना चाहिए।
और ये टेस्ट पीला प्रॉपर करा लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तय करेगा कि आपको प्रोटीन कितना खाना है। प्रोटीन आपने ज़्यादा खा लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकला, वो सारा का सारा प्रोटीन कहाँ है? वो आपकी छोटी आंत में पड़ा है, जिसका बीमारी का नाम है सीफो। कभी भी गूगल करो ना, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवर ग्रोथ। और ये अब आपके अंदर सबसे पहला काम करेगा कि आपके बालों को गिराएगा। सीफो का पहला रूल है, वो आपके बालों को गिराएगा। रेक्टल इचिंग होगी, वेजाइनल इचिंग होगी लेडीज में, ठीक है ना। आपका मूड स्विंग होगा, आपको शक्कर की यानी कि चीनी की बेहद जरूरत पड़ेगी, खाने को मन करेगा, आपको बियर पीने को मन करेगा, आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने को मन करेगा, आपका मूड स्विंग होगा। ये क्यों नहीं बताया? समझिए मेरी बात। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आप एक टेक्निकल आदमी हैं। एवरीथिंग बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। रूल तब काम करेगा जब बाकी चीजें भी कांस्टेंट होंगी। मेरी ग्रीन लाइट होगी, मैं तेज से चलूंगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, ये इसमें कंडीशन ये छुपी है कि जो रेड लाइट पर खड़े हैं वो ना चलें। प्रोटीन आपको इतनी मेहनत करनी होगी, इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी चाहिए। क्या आपकी वेगस नर्व वो पूरी तरह से ठीक है, या वो वेगस नर्व यानी कि पोस्टमैन बीच का टूट चुका है, मर चुका है? वेगस नर्व आपकी खराब हो चुकी है, आपके पेट में खाना जा चुका है, लेकिन पेट सिग्नल भेज रहा है, आपकी नर्व खत्म हो चुकी है। वेगस नर्व जिसको सतगुरु जिसके बारे में बताते हैं, मैं तो इसके बारे में पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ। आपकी वेगस नर्व इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही माइंड को, माइंड उसको रिएक्शन नहीं दे रहा कि कितना निकालना है, और आपका पेट कंफ्यूज है। वो प्रोटीन आपकी ब्लड में कैसे चला गया? वो तो सरल लग रहा है आपकी आंतों में, जिसका नाम है सीफो। सब चीजों को भी तो देखना होगा, ये नहीं कि किसी ने ये बोल दिया। वहां पर आपकी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बन चुकी है बेकार की, तो आप अपने गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए। खाने के लिए सबसे पहला खाइए कि आप फर्मेंटेड फूड खाइए, ताकि आपके गट बैक्टीरिया, जिनकी पॉपुलेशन 100 ट्रिलियन होनी चाहिए, जिनकी प्रजाति 10,000 से ज़्यादा है, वो घटकर 1600 रह गई हैं। ये हमारे गट बैक्टीरिया मर रहे हैं। इनके लिए प्रीबायोटिक खाइए, यानी कि खूब फाइबर खाइए, ताकि ये उस फाइबर में से B12 निकालें, ताकि ये उनमें से सीरोटोनिन निकालें, एंडोर्फिन्स निकालें, ऑक्सीटोसिन निकालें। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके गट का बैक्टीरिया खराब हो जाए और वहाँ बेकार का बैक्टीरिया पनप जाए तो आपके माइंड को हैक कर लेता है। जितने लोग एक्सीडेंट करते हैं उनमें से अधिकांश लोगों के पास एक बैक्टीरिया पाया गया जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। गूगल कर लेना, अभी गूगल करो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, GONDII, और आप चौंक जाएंगे, माय गॉड, ये वो 30% लोगों के पास पेट में ये आ चुका है, वो बैड बैक्टीरिया जो एडवेंचरस बनाता है बिना मतलब। गाड़ी यहाँ से निकालूंगा, 160 की स्पीड से चलाऊंगा, वो माइंड हैक हो चुका। लेकिन जब तक अच्छे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन अच्छी है, इस बैक्टीरिया को वो संभाले रखते हैं। और वो अगर आपने गुड बैक्टीरिया को कमजोर कर दिया तो ये बैक्टीरिया अपना काम कर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैट GPT में नहीं कर रही है, किताबें पढ़ी, हर एक किताब में पढ़ी है गट माइंड कनेक्शन में, क्या माइंड को हैक कर सकता है गट। और आप गट में ही कुछ भी भेज रहे हैं खाने के लिए। आपको वो खाना भेजना है, वो खाना खिलाना है, ध्यान से सुनना, वो खाना खिलाना है आपको जो आपके गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग रखे, जो आपके गट को स्ट्रॉन्ग रखे, जो आपके गट को खुश रखकर आपके माइंड को कहे आई एम ओके, और माइंड कहे ठीक है अब मैं धन कमाऊंगा, अब मैं रिश्ते बनाऊंगा। ये नहीं कि गट भी परेशान, बैक्टीरिया भी परेशान, माइंड भी उठ पटांग रिएक्शन दे रहा, आप कह रहे हैं कि सर और बताओ क्या खाऊं। तो सर जैसे आपने फर्मेंटेड फूड बताया उसमें और आपने ये बताया कि विद फाइबरस फूड बताया, 2 चीजें हैं, तो इसमें स्प्राउट्स वगैरह आ गए। हाँ देखिए, सबसे पहली बात है फर्मेंटेड फूड। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ जो चाइनीज राइटर की लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सारी बीमारियां, उन्होंने यहीं से शुरू किया, एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद योर गट एंड माइंड, एंड गट इज कंट्रोल्ड बाय माइंड एंड माइंड इज कंट्रोल्ड बाय गट, दे आर वन। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि भारत में ब्लेस्ड लोग रहते थे, उनके ऊपर ब्लेसिंग थी कि वो फर्मेंटेड घर में ही खाना बनाते थे। पहली चीज़ है कांजी, जो कई बार हम होली पर नॉर्थ इंडिया में बनाते हैं, पर वो मैं तो रोजाना उसे घर पे, मेरे घर में हमेशा 2 जार में कांजी बनी रहती है, खूब पियो, इट इज़ टू टेस्टी। और दूसरी है राइस की कांजी, वो तो बहुत आसान है। जब मैं इस पॉडकास्ट को आपके साथ कर रहा हूँ, अभी मैंने आज का नाश्ता क्या किया मैं बता देता हूँ। कल के 2 बजे के करीब के जो चावल बचे हुए थे उबले हुए, हमने बचा कर रखे, वो उसे एक कटोरे में डाला,
उसमें उतना पानी भर दिया जिसमें वो डूब जाएं, ठीक है ना, ठंडे हो चुके थे उस टाइम, उसे ढक के रख दिया। और अब सुबह उसको क्रश किया, ग्राइंडर में डाला उसे, ठीक है ना, ग्राइंड किया। थोड़ा सा उसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला या सी सॉल्ट डाला, ठीक है ना, थोड़ा सा काली मिर्च डाली और हल्का सा करी पत्ते के साथ तड़का जीरे के लगा के, और वो जो राइस था उसे मैं 8-10 चम्मच ले खा कर आया हूँ, बाकी मेरे परिवार ने खाया है। उसमें वो बैक्टीरिया थे जो बैक्टीरिया हमें चाहिए। इसे हम फर्मेंटेड फूड कहते हैं। इसकी लिस्ट बहुत सारी हमारे गांव हमारे किचन में मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ये बैक्टीरिया आपने बढ़ा तो लिए, खाएंगे क्या? इनके पास एक ही चीज़ है खाने के लिए कि वो फाइबर जो आपके पेट में नहीं पचता है, वो फाइबर जो आपके इवन छोटी आंत में से जिसमें से न्यूट्रिएंट नहीं निकाले जाते हैं, और वो फाइबर ज्यों का त्यों हमारे बड़े आंतों तक चला जाता है ट्रेवल करता हुआ, उसे ये खाते हैं। अगर वो नहीं आप खा रहे हैं तो गड़बड़ है। फिर ये बैक्टीरिया आप ही की गट लाइनिंग को खाने लगते हैं और ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक। इसलिए आपके पेट में हर रोज 50 ग्राम फाइबर जाना ही जाना चाहिए। उसमें इसबगोल भी है, उसमें अकेसिया यानी कि बबूल की जो गोंद होता है उसका पाउडर, अकेसिया पाउडर अमेजोन पे मिलता है। उसमें आपके पास चिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, उसमें आपके पास कच्चा आलू है, कच्चा, उसमें आपके पास कच्चे केले का अंदर से जो पल्प है वो है। उसके अलावा आपके पास जितने भी फ्रूट्स उनके छिलके हैं, ग्रीन लीव्स हैं, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें अगर आप खाते रहते हैं तो आप देखेंगे कि आप कभी पेट के बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर आपको गलती से सीफो हो गया, भी आप प्रोटीन बहुत खा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तो गैस बनने लगी, मेरे बाल गिरने लगे, तो समझ लीजिए सीफो हो चुका है। तो आप इस सीफो को जल्दी से ठीक करें। एक तरीका सिंपल ये है कि सुबह आप चाय नहीं पिएंगे। सुबह की चाय आपके लिए जहर और इन सीफों के लिए अमृत है। तो उस समय आप गर्म पानी में हल्की सी हल्दी डालें। कोई हल्दी की खास बात ये होती है कि इस सीफों को, फंगल इन्फेक्शन को धीरे धीरे वो ख़त्म करती है। और बहुत सारी एक्सरसाइज है वो मैं कभी फिर बता दूंगा, लेकिन आप इस तरह से 4-5 चीज़ों को खाएं। दूध छोड़ा तो सर चाय भी इंडिया की बंदी हो जाएगी, या फिर आपको ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक टी पीनी है पी सकते हैं, बट आप दूध वाली चाय तो नहीं पियेंगे। भाई साहब, दूध वाली चाय सुबह के लिए इतनी खतरनाक है, अगर मैं बता दूं। नंबर 1, पूरी रात आपकी जो फास्टिंग होती है उसमें आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है, जो 20 साल की उम्र में कम नहीं के बाद बहुत कम बनता है, जो हमें जवान रखता है। जैसे ही आप सुबह की चाय लेते हैं तो एकदम से वो हार्मोन बंद हो जाता है बनना। दूसरी चीज़, सुबह की चाय जैसे ही आप लेते हैं, इट्स नॉट योर फूड। पहली बात है, दिस टी इज नॉट योर फूड, यस और नो? यस। ये तो आपका खाना तो नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने पहली सिप डाली उसमें वहाँ शुगर भी गई और उसमें मिल्क भी गया, ठीक है ना। और इमीडिएटली जो आपका स्टमक के सेंसर थे वो उसने एकदम से आपके ब्रेन को भेजा, कुछ आया है, आपकी आंख से खुली, हाँ, और ये अलर्टनेस आ गई। अरे भाई, ये अलर्टनेस नहीं है, ये सेंसर भेज रहे हैं कि मैं क्या करूँ। और वो हद से ज़्यादा, जितनी उन्हें नहीं चाहिए थी एसिड, उससे ज़्यादा एसिड निकाल दिया। अब आप कहेंगे मुझे एसिड हो रहा है। तीसरी चीज़, रात को आपकी वेव्स, आपके आंतों में एक विशेष प्रकार की वेव चलती है जो सीफो को आगे की तरफ धकेलती है, फंगल इन्फेक्शन को, फंगस को और बैक्टीरिया को। इसे मिरेकल वेव कहता हूँ मैं। ये तब चलती है जब आपका पेट रात को खाली हो जाता है। ये 90 मिनट में एक वेव आती है, कभी भी पढ़ लीजिएगा। पूरे दिन पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है बस, और वो उसके बाद वो हाउस कीपिंग होती है, यानी कि वहाँ पूरी तरह से अपने आप को खाली करना चाहती है। रात को 90 मिनट में एक बार आती है। जब आप सुबह की चाय लेते हैं एकदम से वो बंद हो जाती है। वो ये मानते हैं कि अब खाना शुरू हो गया। गो टू माई पॉइंट। तो आप इसे क्यों खत्म कर रहे हो? तीसरी बात यह है कि जो आपके बैड बैक्टीरिया हैं छोटी आंत में, अगर रात के बच भी गए हैं उस मोमेंट के बाद, तो जैसे ही आप उनको शुगर और मिल्क देंगे वो एकदम से खुश हो जाएंगे, भाई वाह, फिर अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेंगे। भैया उनको मत दीजिएगा ये। तो सुबह की चाय तो बहुत ही खतरनाक है। और ये सब चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई है। फिर वही कहते हैं कि इससे एसिडिटी बनती है। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ इसमें ये बैड बैक्टीरिया कैसे डेवलप कर दिया आपने। मिरेकल वेव रोक दी, आपने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकाल दिया, और आपने इसको फूड को फूड की जगह इसको रख दिया, जबकि ये फूड का कोई टाइम नहीं था। आपने ऑटोफैगी को ख़त्म कर दिया, जो इस समय फास्टिंग चल रही थी आपकी बॉडी की। और फास्टिंग में आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी सेल, डैमेज सेल को खाती रहती है। फास्टिंग में वो आपके बेकार के बैक्टीरिया को खा लेती है, आपकी सेल वायरस को खा लेती है, बेकार सेल इवन कैंसर सेल्स को खाती है। ये ऑटोफैगी की कभी भी पढ़ लीजिएगा। आपने उसको क्यों ख़त्म कर दिया? चलने देते ना बॉडी में। 10-11 बजे खाओ ना, फिर आराम से नाश्ता जो भी हल्का फुल्का लेना आपको।
और सर मोस्टली अपना खाना फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्योंकि वीट अगर हट गया है तो हम रोटी नहीं खाएं, उसकी जगह चावल का उसकी उपयोग कर जगह सकते हैं। आपके पास बाजरा है, उसकी जगह आपका ज्वार का आटा है, उसकी जगह आपका रागी का आटा है, ठीक है ना। ऐसे मिलेट्स हैं आपके पास, इनको खा के तो देखिएगा। सही बात है, मैं इन तीनों को भी नहीं खाता हूँ। मैं अपने गांव से चना लाता हूँ, ग्राम चना, और उसका छिलका नहीं उतारता। आप तो मिस्सी रोटी खाते हैं, ठीक है ना, 150 रुपये की आती है। मैं 150 रुपये में पूरे महीने का काम चला लेता हूँ। 5 किलो आटा आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा का आता है, मुझे मालूम है, मेरे तो घर में ही होता है, ठीक है ना। और उसका छिलका नहीं उतरने देता। छिलके के साथ जो चने की रोटी है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, ठीक है ना। और एक रोटी में फाइबर भी मिल जाता है मुझे काफ़ी, और प्रोटीन भी मिल जाता है। एक सर जो हमने बात की थी कि सिम्टम्स क्या हैं इस चीज़ की कि आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है, या तो आपकी थिंकिंग या फिर आपका गट जो है। नंबर एक, पहली तो बात, 3-4 तो बीमारी आपकी यही है कि कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, गैस रहती है, ब्लोटिंग रहती है, डायरिया रहता है, ठीक है ना। और कई बार आपको एसिडिटी रहती है। ये तो सिंपल सी है, ठीक है ना, ये तो सबको ही पता। लेकिन अगर आपकी रात को नींद टूट रही है और नींद टूटकर दोबारा आने में परेशानी हो रही है, तो समझ लीजिए आपका गट खराब हो चुका है, वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बना रहा है। अगर आपको लगता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं, तो माइंड एंड गट खराब हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपका मूड जल्दी जल्दी स्विंग हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपको जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, लोग आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें ये भी है। आपको लगता है कि कोई सिचुएशन आती है और आप एकदम से अपना आइडेंटिटी खो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि मेरा तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा है, तो समझ लीजिए माइंड एंड गट दोनों खराब हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो समझ लीजिए आपके गट में इम्यूनिटी नहीं बन रही है। अगर आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक होने के कगार पर है, माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास एक बैक्टीरिया खराब हो चुका है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ये लैक्टोबैसिलस रोटेरी आपके अंदर ऑक्सीटोसिन यानी कि प्यार बढ़ाने वाले, जिससे हमें एम्पैथी आती है, उसको ट्रिगर करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके नाखून क्रैक होने लगे, आपको एक्ने हो रहे हैं, आपको PCOS आ रहा है, अगर आप एक लेडी हैं और आपको वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, या इचिंग हो रही है रेक्टल, तो समझ लीजिए आपका गट बैक्टीरिया खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा गट है, जिसमें और जो हमारी खाने की हैबिट्स हैं, जो हमारी सोचने की प्रोसेस है, उससे हमारा रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट हो रहा है और हमारी बॉडी तो बिल्कुल एज होती जा रही है उस चीज़ से। हाँ बिल्कुल। और इवन जो हमारे अंदर एडवेंचरस सिचुएशन आ रही है ना, मौत को पुकारते हैं कई बार हम कि गाड़ी चलना है कहीं नहीं, लेकिन गाड़ी दौड़ाएंगे हम 160 की स्पीड से। यह भी माइंड का एक ऐसा पहलू है जो शायद आप अभी यकीन नहीं करेंगे, ना लोग यकीन करेंगे। समझ लीजिएगा कि आपके गट के अंदर वो बैड बैक्टीरिया आ चुका है और वो अपनी पावरफुल चीज़ों को आपकी लाइफ में कर रहा है, जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। तो इसीलिए आपका जो गुड बैक्टीरिया उसे बढ़ाए रखें, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़िया है। सर बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली इसमें से। आई थिंक अगर कंक्लूड करें तो अपनी जो टेक अवे एक्शंस हैं वो एक अपना एनालिसिस करें। स्पॉट एनालिसिस आपने शुरू में बताया, प्लस 20 मिनट लगभग 2 बार दिन में बैठ के अपने ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करें, और अपना जो खाना है वो 5 चीज़ें छोड़ना प्लस क्या चीज़ें इंक्रीज़ करना, उन सब चीज़ों पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आउटसाइड सराउंडिंग्स की इतनी प्रॉब्लम, जैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, इतना पोल्यूशन है, कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं उससे हम अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं, अपने कुछ डिजीज़ को बचा सकते हैं, और आई थिंक फुल एफिशिएंसी के साथ एक इंसान काम कर सकता है। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत मज़ा भी आया, और आई थिंक वो चीज़ें हमने टच की हैं जो इंसान कहीं ना कहीं भूल चुका है। पहले शायद इंडिया में इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता था, बट अभी इंसान मतलब टाइम की वजह से, अपने हॉबीज़ की वजह से, पैशन की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप से ही टूटता जा रहा है। थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना कुछ बताया, थैंक्स शेयर करने के लिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू वेरी मच।